नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल स्टोरी टेलर पे। तो आज हम सुनने वाले हैं कल की सीरीज़ के चौथे एपिसोड को। तो चलते हैं कहानी की तरफ। इंद्रगढ़ की बाहरी सीमा पर बहुत सारे साधन संपन्न गांव थे जो शहरी लोगों को कृषि, खनन और पशुपालन संबंधी सुविधाएं देते थे। चारों ओर हरे भरे खेतों की हरियाली बिछी दिखाई देती थी। उनके पास नगरों की तरह चौड़ी सड़कें नहीं थी। उनके पास रथवान या घोड़े नहीं बल्कि बैलगाड़ियां थीं। कुछ लोग पैदल ही आवागमन करते थे। घर कच्ची मिट्टी व गारे से बने हुए थे। उनकी अपनी पंचायत थी जो नगर के आदेशों के अनुसार चलती थी, पर सरपंच भी कुछ कानून और नियम बनाता था। इन गांवों में से शंबल गांव सबसे अधिक बसे हुए गांवों में से एक था। 500 लोगों का एक मजबूत आवास स्थल जहां लोग परस्पर पहले नाम से जानते थे। वो लोग गोपालन और नगरों में दूध आपूर्ति के लिए जाने जाते थे। इस तरह वे आराम से 2 जून की रोटी कमा लेते थे। शंबल में बहुत विशाल प्रांतर और गुफाएं भी थी जिनमें कोई भी दुर्भाग्य के भय से प्रवेश नहीं करता था। सबसे बड़े वृक्ष के तले देवदत्त सरपंच अपने आदमियों के साथ बैठकर फैसले करता था। अर्जुन हरि को सबसे पहले यह बुरी खबर मिली। इंद्रगढ़ को कब्जे में कर लिया गया था। जब सरपंच देवदत्त ने ग्रामवासियों को निर्देश दिया कि वे खुले दिल से इस समाचार का स्वागत करें, तो सब और इसकी ही चर्चा थी। लोग कह रहे थे कि वेदांत को बज्जातों ने हरा दिया। कबीले वाले बड़े भयानक होते हैं, क्या वे हमारे भी पीछे आएंगे? गांव वालों की आपस फुसफुसाहट के बीच अफवाहों का बाजार गर्म होने लगा। देवदत्त ने वादा किया कि अगर समझौता हो गया तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हम जानते थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमें नए नेताओं की ओर देखना होगा। मुझे समाचार मिला है कि वे इंद्रगढ़ को नष्ट नहीं करना चाहते। वे एक ऐसा समझौता चाहते हैं जिसमें सभी शांति और आपसी तालमेल के बीच रह सके। उसने एक सुनहरे रंग का चर्मपत्र निकालकर कहा, हमेशा ही आदेश आया है कि भले ही नगरीय प्रशासन में बदलाव होंगे, पर गांवों पर कोई प्रभाव नहीं होगा और हमारे आपसी संबंध पहले जैसे रहेंगे। और अगर हमने विद्रोह किया, किसी भी तरह से बगावत हुई, तो हमें दंडित किया जाएगा। अब उम्मीद करते हैं कि ऐसी नौबत ना आए। क्यों लोगों? सब कुछ पहले की तरह ही रहेगा, बस शक्ति थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। कुछ लोगों ने कहा, क्या बकवास है। जबकि कुछ और बोले, यह इलावृति के विकास के लिए अच्छा कदम हो सकता है। अर्जुन आंशिक सच्चाई जानता था जो उसने दूसरे नगरों में सुनी थी। दूसरे गांव वालों से अलग अर्जुन ने सुना था कि सूर्यगढ़ के साथ क्या हुआ था। सारा राजकोष लूट लिया गया, सेना को बदल दिया गया और राजा मात्र कठपुतली बनकर ही रह गया था। परंतु इससे भी अधिक गांव जलकर राख हो गए और उनके स्थान पर नगरों का निर्माण हुआ। उन्हें विकास की परवाह तो थी, परंतु उनका तरीका गलत था। कबीले वाले आपसी तालमेल के नाम पर कुछ भी कर सकते थे, पर मिलकर रहना उनके बस में नहीं था। उसने सभा को बीच में छोड़ा और झोंपड़ी की ओर भागा, जहां उसकी सुमति अम्मा उसका इंतजार कर रही थी। वे सब्जियों का शोरबा और रोटी खाते हुए बातें करने लगी। तुम्हारा भाई कहाँ है? मुझे नहीं पता, उसी लड़की के साथ कहीं भटक रहा होगा। लक्ष्मी? हाँ, मुझे भी यही लगता है। वैसे आप उसे लक्ष्मी के साथ रहने का दोष नहीं दे सकती। आज वे कितने बरसों बाद शहर से लौटी है। अर्जुन हंसा। क्या आपने राजा वेदांत के बारे में सुना? हाँ, उम्मीद करती हूं कि हम पर इसका असर नहीं होगा। अर्जुन ने यही दिलासा दिया, जबकि वह जानता था कि वह मां से झूठ बोल रहा था। उम्मीद तो यही है कि हम अपने काम जारी रख सकेंगे। हमने इन पर कितनी मेहनत की है। तुम इन कबीले वालों पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते। यह तो बस तबाही और मौत के सिवा कुछ नहीं जानते। हमसे कोई कुछ नहीं चुरा सकता। वह थोड़ा रुकी और खुद को संयत किया, खास तौर पर तब जब मेरे पास घर में एक योद्धा है। आपका मतलब कल्कि से है? नहीं, तुम। वह मुस्कुराई। अर्जुन दबी हंसी हंसा। आपके कृपालु शब्दों के लिए आभार मेरी माताजी। अर्जुन लकड़ी के कटोरे को लेकर झूठे बर्तनों वाले कोने की ओर बढ़ गया। फिर उसने उसे धोने के लिए थोड़ा पानी उड़ेला। कल्कि हमेशा से अधिक खुश मिजाज और थोड़ा बेढंगा था, जबकि अर्जुन भरोसेमंद बेटा था। यह हैरानी की बात थी कि कल्कि की तुलना में अर्जुन पहले कैसे परिपक्व हो गया, जबकि वह कल्कि से 8 बरस छोटा था।
क्या तुम काम पे जा रहे हो? सुमति अम्मा ने पूछा। हाँ, और उसने धुला हुआ कटोरा कोने में रख दिया। ढलते सूर्य के कारण सारा दृश्य संतरी किरणों से ना उठा। अर्जुन खेतों की ओर चल दिया, जहां उसके पिता विष्णु यश काम कर रहे थे। उसने उन्हें देखकर हाथ हिलाया। उसके पिता ने उसे देखकर आह भरी। देर से आए हो तुम? बाबा उसकी ओर बढ़े और आदमी को कहा कि वे दूध को गोदाम में ले जाए। भारी भरकम अर्जुन के सामने बाबा की देह पतली और दुबली थी। अर्जुन का मानना था कि भले ही वे बहुत सुंदर नहीं थे, वह एक दयालु इंसान थे जिनकी आंखों में गर्मशील झलक थी। उससे तो पहले ही आया हूँ। वह तो पिछले 2 दिन से काम पर ही नहीं आया, विष्णु यश ने अर्जुन की ओर आते हुए कोसा। यह गौशाला कई पीढ़ियों से अर्जुन के परिवार में चल रही थी। विष्णु यश को उनके पुरखों से यही काम विरासत में मिला था और वे अपनी किशोरावस्था से पूर्व ही पशुओं के प्रजनन, दुग्ध दोहन, पशुपालन के विषय जान गए थे। वहाँ दूसरे स्थानों की तरह पशुओं के साथ कोई अन्याय नहीं होता था, जहाँ गौओं को पीटकर जबरन दूध निकाला जाता था। दूध देने वाले पशुओं का पूरा सम्मान दिया जाता था। उन्हें दूध और दूध से बने पदार्थों के लिए यही पहचान मिली थी जो संबल में संपन्नता का स्रोत थी। अर्जुन को इस बात पर गर्व था। हालांकि उसे यह काम थकाने वाला और नीरस लगता था। यह काम कोई मजाक नहीं था। गाय और उनका दूध धोना उसके जैसे नवयुवक के लिए सबसे रुचिप्रद कार्य भी नहीं था। वह काम करते हुए सोचने लगा कि उसका बड़ा और लापरवाह भाई उस समय क्या कर रहा होगा, और तभी खेत के सुदूर कोने से उसे घुड़सवारों की परछाई दिखाई दी। उनके हाथ की तलवारें और भाले हवा में लहरा रहे थे। वह घोड़ों पर सवार होकर खेतों की ओर ही आ रहे थे। तो दोस्तों, इस अध्याय के लिए इतना सा ही। आशा करता हूँ आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। अध्याय पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको अध्याय कैसा लगा। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।